क्या आपको भी सीडीपी से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से सीडीपी को पढ़कर देख लिया है और सीडीपी आपको कहीं पढ़ी समझ नहीं आई है? तो आप मात्र हमारी एक क्लास देख लेना। एक क्लास को पढ़ने के बाद आप ये कह दोगे कि सर इससे बेहतरीन और शानदार क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ी। और मैं आपसे यह वादा करता हूं कि मुझे बिल्कुल जीरो लेवल का स्टूडेंट दे देना जिसे सीडीपी का सी समझ नहीं आता है, और उसे एक क्लास दिखा देना। एक क्लास को पढ़ने के बाद वो ये कह देगा कि सर आज से पहले आप क्यों नहीं मिले, क्योंकि हमारी क्लास की ये खास विशेषता है कि आप घर जाकर बिल्कुल मत पढ़ना, क्लास में ही एक एक बात आपके दिमाग में सीधे छाप दी जाएगी। तो बिना देर के हुए सीधे क्लास की तरफ चलता हूं, और आज मैं सीडीपी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं जिनमें बच्चे को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो सीधे चलता हूं क्लास की तरफ, और क्या कहता है आज का पहला प्रश्न। चलते हैं प्रश्न की तरफ। यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूप के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। जल्दी से बताओगे क्या आंसर होगा। अब मेरी बात को समझो, केवल 20 सेकंड में पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा और जीवन में आपसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखो, दो तरह के गत्यात्मक कौशल होते हैं। एक होता है स्थूल गत्यात्मक कौशल, एक होता है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। देखो, अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। एफ से फाइन और एफ से फिंगर, जिस कार्य को हम अंगुलियों के द्वारा करते हैं, देखो जिस कार्य में अंगुलियों का उपयोग हो या अंगुलियों का प्रयोग हो रहा हो, वो क्या हो रहा है? जिस कार्य को करने में अंगुलियों का उपयोग हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहलाता है। और जिस कार्य को करने में हाथ पैर का यूज हो, वो क्या कहलाता है? स्थूल गत्यात्मक कौशल कहलाता। अब मेरी बात को समझना, बहुत आसानी से समझाऊंगा। देखो, स्थूल का मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। देखो, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा, और स्थूल का मतलब होता है बड़ा। तो जिस कार्य को करने में हाथ और पैर का यूज हो, वो स्थूल गत्यात्मक कौशल है। और जिस भी कार्य को करने में अंगुलियों का प्रयोग हो रहा हो, ये अंगुलियां यूज में आ रही हो, वो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। जैसे लिखना। अब मेरी बात को समझना, अगर मैं लिख रहा हूं तो पेन को मैंने कहां से पकड़ा है? अंगुलियों से। तो लिखना कैसा है? आप कह दोगे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। जैसे आपसे कोई कहे नींबू निचोड़ना, और यह भी क्वेश्चन में आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में, नींबू किससे निचोड़ा जाता है? अंगुलियों से। तो जिस कार्यों को करने में अंगुलियों का यूज होता हो, वो सूक्ष्म है। और जिस कार्य को करने में हाथ पैर का यूज हो, जैसे चलना, भाई चलोगे किससे? पैरों से। तैरना, तैरोगे किससे? हाथ पैरों से। सीढ़ी चढ़ना, ठीक है, ये किससे करोगे? दौड़ना, ठीक है, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, ये क्या है? ये स्थूल गत्यात्मक कौशल है। यानी कि जिस कार्य को करने में हाथ और पैर का प्रयोग हो, वो स्थूल है, और जिस कार्य को करने में अंगुलियों का प्रयोग हो, वो सूक्ष्म है। और ट्रिक इतनी शानदार है, एफ से फाइन, एफ से फिंगर। तो जिस कार्य को करने में फिंगर का यूज हो, वो क्या कहलाता है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहलाता है। अब इसने क्या पूछा है? स्थूल गतिक कौशल पूछा। एक बात बताओ, बुनाई, बुनाई कैसे करते हो? इस तरह से। तो बुनाई में अंगुलियों का प्रयोग हो रहा है, तो ये तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। एक बात बताओ, तैरते किससे हो? तैरना, भाई जब हम तैरेंगे तो तैरते हाथ पैर से हैं। तो जिस कार्य को करने में हाथ और पैर का प्रयोग हो, वो स्थूल गत्यात्मक कौशल है। ऑप्शन नंबर बी। अब एक बच्चा कहेगा सर सी और डी क्यों नहीं है? देखो, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। अगर आप किसी चीज को काटोगे, आप कैंची लो, कैंची को किससे चलाते हो? अंगुलियों से चलाते हो। तो जिस कार्य को करने में
अंगुलियों का प्रयोग हो वो सूक्ष्म है। किसी भी चीज को काटते हैं तो काटा किससे जाएगा? अंगुलियों से काटा जाएगा। तो जहां अंगुलियों का प्रयोग हो वो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है, और जहां हाथ पैर का प्रयोग हो वो स्थूल गत्यात्मक कौशल है। आज के बाद जीवन में आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस टॉपिक का, ये मेरा वादा है। चलता हूं अगले टॉपिक की तरफ। और क्या कहता है, देखो ये कहता है विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन, समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? नैतिक विकास में, गतिक विकास में, सामाजिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में। देखो अब मेरी बात को समझना बहुत अच्छे से। संज्ञानात्मक विकास में एक शब्द आ रहा है ज्ञान। देखो क्या आ रहा है? ज्ञान आ रहा है। अगर आपके सामने कोई समस्या है और आप उस समस्या का समाधान करना चाहते हो, तो समस्या का समाधान किससे किया जाता है? ज्ञान से। भाई अगर आपके सामने कोई समस्या है और आपको ज्ञान है समस्या के समाधान के बारे में, तभी तो आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो इसीलिए आपसे जब भी कहे, और ये बार बार कहता है कि तर्क करना, चिंतन करना, तर्क करना, चिंतन करना और समस्या का समाधान करना, ये सब किससे किए जाते हैं? ज्ञान से किए जाते हैं। और ज्ञान से क्या बनेगा? संज्ञानात्मक विकास बन जाएगा। अब मेरी बात को समझना अच्छे से, एक एक बात समझाऊंगा। देखो संज्ञानात्मक विकास में एक शब्द है ज्ञान। ज्ञान कहां होता है? ज्ञान होता है बुद्धि में। तो जो आपकी बुद्धि का विकास होता है, जो आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। यानी कि जो आपका बौद्धिक विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, उसी को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। और बुद्धि से ही तो आप करते हो भाई तर्क करना, चिंतन करना। किसी समस्या का जो समाधान किया जाता है वो किससे किया जाता है? वो संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास से किया जाता है। अगर आपसे वो ये कहे रिश्ते नाते, अगर रिश्ते नाते और संबंधों की बात हो, मेरी बात को ध्यान से समझना और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिश्ते नाते और संबंधों की बात हो तो आप किसको लगा दोगे? सामाजिक विकास को लगा दोगे। रिश्ते नाते और संबंध जो आते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं? सामाजिक विकास के अंदर आ जाते हैं। तो जहां भी क्वेश्चन में संबंधों की बात हो, आंख बंद करके किसको लगा दोगे? आंख बंद करके सामाजिक विकास को लगा दोगे। अब नैतिक विकास क्या होता है? तो सही और गलत के बीच निर्णय लेना, सही और गलत में निर्णय लेना, सही और गलत में जो निर्णय लेना होता है वो क्या कहलाता है? वो नैतिक विकास कहलाता है। एक होता है प्यारे बच्चों जिसे कहते हैं संवेगात्मक विकास, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? मेरी बात को ध्यान से समझना। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, देखो जहां संवेग और भावनाओं की बात हो, जहां फीलिंग और इमोशन की बात हो, जहां पर भी संवेग और भावनाओं की बात हो, संवेग तथा भावनाओं की बात हो, तो ये किसके अंदर आता है? तो ये संवेगात्मक विकास के अंदर आता है। जहां इमोशन और फीलिंग की बात हो, इमोशन और फीलिंग की बात होती है, वो किसके अंदर आ जाता है? तो वो आ जाता है संवेगात्मक विकास के अंदर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना। 4 शब्द बताऊंगा और एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दूंगा। देखो जहां भी संवेग और भावनाओं की बात हो क्वेश्चन में, तो संवेग और भावनाएं जो आती हैं वो संवेगात्मक विकास के अंदर आती है, कोई डाउट तो नहीं है। दूसरा, रिश्ते नाते और संबंध जो आते हैं वो सामाजिक विकास के अंदर आते हैं। तर्क करना, चिंतन करना, समस्या का समाधान किससे करते हैं? ज्ञान से। तो ये संज्ञानात्मक विकास के अंदर आ जाती है। तो ये कह रहा किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है?
तो आप कह दोगे संज्ञानात्मक विकास के अंदर। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ और उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर एक एक बच्चा कर देगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा अगर आप यहां से सोच के करोगे तो। देखो ये क्या कहता है, यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है तथा निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र है जो विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरे के बारे में भावनाओं की प्रगति का अनुक्रम का अध्ययन करता। बताओ भाई, एक शब्द दिख गया। मैंने आपको बताया जहां संवेग और भावनाओं की बात हो तो वो किसके अंदर आता है, नैतिक विकास के अंदर, भाषा विकास के अंदर, शारीरिक विकास के अंदर या संवेगात्मक विकास के अंदर। देखते ही आंसर कर दोगे। मैंने आपको बताया जहां संवेग और भावनाओं की बात हो, संवेग और भावनाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, संवेगात्मक विकास के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है सीटेट फरवरी 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे को आज तक समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन का एक्चुअल में मतलब क्या है। आज मैं बहुत अच्छे से इस प्रश्न का आपको मतलब बताने वाला हूं और जीवन में इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, यह मेरा वादा है। वो कहता है घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि घोषणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान होता क्या है। एक होता है प्यारे बच्चों घोषणात्मक ज्ञान और एक होता है प्रक्रियात्मक ज्ञान। कौन सा ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान। अब मेरी बात को समझना, ऐसे समझाऊंगा कि आप कल को खुद भी टीचर बन जाओगे तो आप किसी को आसानी से समझा सकते हो। इतना बेहतर तरीके से इसको समझाया जाएगा। जैसे आपको यह पता है, मेरी बात को समझना, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से दिमाग में बिल्कुल सेट कर दूंगा। जैसे आपको पता है कि एक कार है, कार को कैसे चलाया जाता है, पहले क्लच को खींचा जाता है, फिर गियर डाला जाता है, फिर रेस दी जाती है। यह आपको पता है कि कार कैसे चलाई जाती है। आपको कार कैसे चलाई जाती है इसका ज्ञान है कि पहले क्लच खींचो, फिर गियर डालो, फिर रेस पर पैर रखो। एक दूसरा होता है, दूसरी सिचुएशन यह है कि आपको कार चलानी ही आती है, मुझको कार चलानी आती है। एक तो आपको कार चलाने का ज्ञान है कि भाई ऐसे। अब एक बात बताओ, ये वाली सिचुएशन अच्छी है, ए वाली या बी वाली। मेरी बात को समझना। एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक तो आपको यह पता है कि चाय जो है वो कैसे बनाई जाती है, कि पानी लो। आपने कभी चाय बनाई नहीं है लेकिन चाय बनाने की जानकारी आपको पता है कि पानी लो, पत्ती लो, चीनी लो, दूध लो। आपको यह पता है। और एक दूसरी सिचुएशन यह है कि आपने चाय खूब बनाई है, आप चाय को बनाना जानते हो। अब बताओ सिचुएशन ए अच्छी है या सिचुएशन बी अच्छी है। मेरी बात को समझना, सिचुएशन बी अच्छी है। जब तक आप किसी कार्य को खुद करके नहीं देखोगे तब तक वो बेहतर समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आपसे यह कहूं कि क्लच खींचो, गियर डालो, रेस पर पैर रखो, धीरे धीरे गाड़ी चल जाएगी। क्या आपने गाड़ी चलाना सीख लिया? आप मुझे बताओ, चला के देखो, आज ही गाड़ी को ठोक दोगे। जब तक गाड़ी को खुद चलाकर नहीं देखोगे तब तक गाड़ी समझ में नहीं आएगी। तो किसी भी बात का ज्ञान होना वो कहलाता है घोषणात्मक ज्ञान। और किसी चीज को खुद करके देखना, उस चीज को करके आना, यानी कि उस चीज के बारे में आपको पूरी नॉलेज है, वो चीज आपने करके देखी है, वो होती है प्रक्रियात्मक ज्ञान। जैसे आपको ये तो पता है कि चाय कैसे बनाई जाती है। मुझसे कहो, मैंने जीवन में कभी चाय नहीं बनाई
लेकिन मुझे यह पता है कि पहले पानी लो, फिर चीनी डालो, फिर पत्ती डालो, फिर दूध डालो। मुझे इसके बारे में जानकारी है। यह है घोषणात्मक ज्ञान। लेकिन मैंने कभी जीवन में चाय बनाई नहीं है। एक आप हो, आप डेली अपने घर में चाय बना रहे हो, तो जो आप डेली अपने घर में चाय बना रहे हो वो है प्रक्रियात्मक, प्रोसीजरल नॉलेज। अब एक बात बताओ, अगर हम दोनों को चाय बनाने के लिए दी जाए, आप बेहतर चाय बनाओगे या मैं? तो जो इंसान डेली काम को कर रहा है, कार्य का होना क्या कहलाता है? प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। और किसी चीज के बारे में सिर्फ ज्ञान होना वो घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है। तो घोषणात्मक का मतलब होता है कि हमें बस किसी चीज का ज्ञान है कि गाड़ी ऐसे चलती है, चाय ऐसे बनती है, रसगुल्ला ऐसे बनता है, ब्रेड ऐसे बनता है, लेकिन बनाना नहीं आता, सिर्फ हमें ज्ञान है। और कोई चीज हमसे बनानी आती है, चलानी आती है, उसकी कार्य विधि हमें आती है। तो कार्य विधि अगर आपको पता है, मतलब आपको कार्य करना आता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। तो पहली बात तो ये कि जो अच्छा माना जाता है वो प्रक्रियात्मक ज्ञान अच्छा माना जाता है, घोषणात्मक ज्ञान कभी अच्छा नहीं माना जाता। मान के चलो आपके पापा को बाजार जाना है, आपने कभी गाड़ी नहीं चलाई, आपको पता है क्लच भींचो, गियर डालो, रेस पर धीरे धीरे पैर रखो। क्या पापा को आप बाजार ले जाओगे? नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि आपको कार चलाने का सिर्फ ज्ञान है, चलानी नहीं आती। अगर चलानी आती तो प्रक्रियात्मक ज्ञान होता, और सिर्फ उसके बारे में जानकारी है तो घोषणात्मक ज्ञान है। बात समझ में आई? अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, अब बताओगे कौन सा कथन सही है? जो घोषणात्मक ज्ञान है उसको विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्य विधि उन्मुख होता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज के बारे में, तथ्यात्मक का मतलब है फैक्चुअल नॉलेज होती है, या घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज कैसे करनी है। अब बताओ कौन सा सही होगा? अब मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। देखो, घोषणात्मक ज्ञान सिर्फ जानकारी का पता होना होता है, कोई चीज कैसे करनी है इस पर केंद्रित नहीं होता घोषणात्मक ज्ञान। घोषणात्मक ज्ञान वो होता है हमें किसी चीज के बारे में बस जानकारी है, कैसे चीज करनी है वो तो प्रक्रियात्मक ज्ञान होगा, इसलिए ये गलत है। प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान होता है। तथ्यात्मक का मतलब फैक्चुअल नॉलेज। जैसे आपसे पूछे चाय कैसे बनाई जाती है, पत्ती लो, दूध लो, चीनी लो, पानी लो, ये होती है फैक्चुअल नॉलेज। लेकिन बनाकर नहीं देखी तो तथ्यात्मक जो ज्ञान होता है, जो रटने वाला ज्ञान होता है, जो रटने पर आधारित होता है, वो घोषणात्मक ज्ञान होता है। कौन सा होता है? ये घोषणात्मक ज्ञान होता है। कौन सा होता है? घोषणात्मक। ये कह रहा क्या ये प्रक्रियात्मक ज्ञान होता? नहीं। प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्य विधि उन्मुख होता है। बिल्कुल सही। कार्य विधि का मतलब है कि कार्य करना आपको आता है, कार्य करने की विधि आपको पता है, आपने कार्य को किया हुआ है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। घोषणात्मक ज्ञान विश्लेषण ज्ञान के रूप में जाना जाता नहीं, ये तथ्यात्मक ज्ञान यानी कि फैक्चुअल नॉलेज के बारे में, यानी कि जो रटा रटाया ज्ञान है ना, उसको कहते हैं घोषणात्मक ज्ञान। जैसे आपने कोई चीज रट ली, उसको कहते हैं कि वो घोषणात्मक ज्ञान है। आपने कोई चीज समझी नहीं, सिर्फ वो आपने रट ली, वो घोषणात्मक ज्ञान है। जबकि वो चीज आपने करके देखी, उसका विश्लेषण करके देखा, वो प्रक्रियात्मक ज्ञान होगा। इसीलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, और क्या कहता है? प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों और सहज अनुमान को क्या करना चाहिए? बताओ जी। बर्खास्त कर देना चाहिए,
उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हतोत्साहित कर देना चाहिए, उनकी अवहेलना करनी चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे हम बचपन में क्या सोचते थे, मेरी बात को समझना, एक एक बात दिमाग में बिल्कुल फिट कर दी जाएगी। जैसे हम बचपन में सोचते थे कि ये जो बारिश पड़ रही है, भगवान जी घड़ा लेकर चल रहे होंगे। कहते थे ना घर वाले कि बारिश कहां से आ रही है, हम सोचते थे बारिश ऊपर से आ रही है, ऊपर भगवान जी बैठे, वो घड़ा लेके चल रहे हैं, और जब वो थक गए होंगे तो घड़े से पानी छलक गया होगा, और जो पानी छलका होगा वही बारिश है। हम ऐसा सोचते थे। तो ये जो थे हमारे सहज अनुमान थे, ये हमारी भ्रांतियां थी। तो जो भ्रांतियां होती हैं वो अच्छी होती है, बेकार नहीं होती। इसका मतलब है कि जो भ्रांति है, मिसकंसेप्शन ही तो था ये हमारा, कि जैसे हम ट्रेन में जा रहे होते थे और पेड़ वगैरह ऐसे चल रहे होते थे, तो हमको लगता था कि हमारी ट्रेन नहीं चल रही, ये जमीन चल रही है, ये पेड़ चल रहे हैं। तो ये हमारा मिसकंसेप्शन थे। तो इनको हमेशा एक शिक्षक के तौर पर हमेशा बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, और इन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बच्चा कैसे सोच रहा है, उसके सोचने के पीछे तर्क क्या है। तो हमेशा अगर बच्चा भ्रांतियां कर रहा है तो उस पर ध्यान केंद्रित करो और बच्चे के सहज अनुमान को प्रोत्साहित करो कि बेटा और सोच, और सोच। मेरी बात को समझना, पूरा सीटेट का एग्जाम एक ही बात पर टिका हुआ है कि आपको बच्चे से चिंतन कराना है, बच्चे से सोच बढ़वानी है बच्चे की, कि बेटा सोचो, तुम जो सोच सकते हो ना सोचो। जब बच्चा सोच विचार करेगा तो उसकी समझ का विकास होगा। तो हमें बच्चे को सोच करने वाला बनाना है, ठीक है। तो अब ये कह रहा, भ्रांतियों को बर्खास्त करोगे? नहीं। भ्रांतियों पर ध्यान केंद्रित करोगे? बिल्कुल करोगे। सहज अनुमान को हतोत्साहित करोगे? नहीं। सहज अनुमान को भी बढ़ावा देना है कि बेटा लगा तू अनुमान। जब बच्चा सहज अनुमान लगाएगा, इसका मतलब बच्चा चिंतन कर रहा है और हमें चिंतन को बढ़ावा देना है, इसलिए यह गलत हो गया। बच्चे की भ्रांतियों की अवहेलना कभी करनी ही नहीं है, उन पर ध्यान केंद्रित करना है और उन्हें प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, और यह क्वेश्चन मैंने कल ही आपको बताया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया तो 99% बच्चा ऐसा था जो इस क्वेश्चन को कर नहीं पाया, और यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2026 में पूछा गया है। जल्दी से बताओगे, देखता हूं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर देंगे। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के डैश के बारे में बताता है। एकाधिक आयाम, व्यवस्थित क्रम, असतत स्वरूप या रेखिक स्वरूप। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो, इस क्वेश्चन को आप दो तरह से कर सकते हो। पहला तरीका तो ये कि मैंने आपको बताया था कि विकास जो होता है वो वर्तुलाकार होता है। वो आपसे कहेगा कि विकास रैखिक होता है, आप कह देना कभी नहीं, विकास रैखिक नहीं होता। एक तो तरीका ये है। अब दूसरा तरीका ये है कि मैंने आपको बताया था कि विकास जो होता है वो दो तरह से गति करता है। एक करता है सिर से पैर की तरफ और एक करता है केंद्र से बाहर की तरफ। तो जो सिर से पैर की तरफ चल रहा है, इसका मतलब विकास जो होता है वो क्रमबद्ध होता है। कैसे होता है? क्रमबद्ध होता है। विकास की दिशा निश्चित होती है। शीर्षगामी सिद्धांत यह कहता है कि विकास की दिशा निश्चित होती है। विकास जो है सिर से पैर की तरफ चलता है। तो यह किसको दर्शा रहा है? विकास की दिशा को दर्शा रहा है कि विकास की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है, यानी कि व्यवस्थित होती है। यह एक व्यवस्थित क्रम को दर्शाता है कि विकास सिर से पैर की तरफ चल रहा है। पहले सर का विकास होगा, फिर गर्दन का, फिर धड़ का,
फिर पैरों का। ऐसे नहीं होगा कि बच्चे ने पहले तो सर पर नियंत्रण किया फिर वो पैरों पर कर ले, नहीं। विकास व्यवस्थित क्रम से होता है। पहले सर का विकास होगा, फिर गर्दन का, फिर इस धड़ का, फिर पैरों का। तो विकास एक क्रम से चलता है, यानी कि विकास का व्यवस्थित क्रम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। और क्या कहता है, यह कहता है निम्न में कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रमाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण है? अवधारणाओं को दैनिक जीवन में लागू करना, परिभाषा का एक वर्ग को याद रखना, पाठ्य पुस्तक से तथ्यात्मक जानकारी को याद करना, या मित्रों की नोटबुक से उत्तर कॉपी करना। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जहां भी याद करने की बात हो, जहां रटने की बात हो, जहां कंठस्थीकरण की बात हो, किसकी बात हो? कंठस्थीकरण की बात हो, ये शब्द जहां दिख जाए उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है, क्योंकि हमें बच्चे को रटने वाला, याद करने वाला नहीं बनाना, हमें बच्चे को समझने वाला बनाना है, हमें बच्चे की समझ का विकास करना है। तो जहां भी याद करने की बात हो पहले तो उन ऑप्शन को ही काट दो। देखो हमें याद करवाना ही नहीं है। अब मेरी बात को समझना, मित्रों की नोटबुक से उत्तर कॉपी करना, उत्तर कॉपी करने का मतलब होता है नकल करना। हमें बच्चे को नकलची नहीं बनाना, हमें बच्चे को समझने वाला बनाना है। तो कभी भी जहां भी क्वेश्चन में यह कहे कि बोर्ड से उत्तर कॉपी कर लो, एक ही क्वेश्चन को किताब में से देखकर कॉपी कर लो, जहां कॉपी करने और नकल करने की बात आ जाए उस ऑप्शन को भी तुरंत काट देना है। तो जब 3 ऑप्शन कट गए तो एक ही ऑप्शन बचा। हमें क्या करना है? अवधारणाओं को दैनिक जीवन में लागू करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। और क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे के साथ संवाद ना करने के इरादे से खुद से जोर जोर से बात करना बचपन में अप्राकृतिक लेकिन असामान्य नहीं है, सामान्य और प्राकृतिक है। असामान्य लेकिन प्राकृतिक है, असामान्य और अप्राकृतिक है। आप अपने बचपन को याद करो, मैं आपको समझाता हूं अच्छी तरह से। जब हम बचपन में होते थे तो हमें किसी दूसरे इंसान से बात नहीं करनी। जैसे हमारे घर में कोई आया और हमें उससे बात नहीं करनी, तो हम खुद से ही जोर जोर से बात करते थे कि कल को मेरा एग्जाम है, कल मुझे ऐसे करना, मामा के घर जाएंगे, यहां पर जाएंगे, ये चीज खाएंगे। हम जोर जोर से खुद से ही बात करते थे। क्यों करते थे पता है? ताकि ये जो इंसान है ये हमें टोके ना, हमें इससे बात ना करनी पड़े। जैसे हमें याद है कि बचपन में जब हमारा रिजल्ट आता था और हमें पता था कि हमारे नंबर कम आए हैं तो पापा हमें पीटेंगे, तो हम क्या करते थे? जोर जोर से पढ़ा करते थे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जहां पापा दिख जाए कि पापा को लगे बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे से पापा बात ना करें कि तेरे नंबर कितने आए हैं, आज तो तेरा रिजल्ट आने वाला है। इसलिए हम दूसरे से बात ना करने के इरादे में खुद से ही जोर जोर से बात करते थे, जो दूसरे को ये लगे कि ये तो बहुत बिजी है। तो ये जो होता है ये सामान्य सी बात होती है, सब लोग करते हैं। जिस काम को सब लोग करते हैं वो एक नॉर्मल बात होती है, सामान्य बात कहलाती है। सामान्य का मतलब होता है कि जिसको हर बच्चा करता है, आप भी करते होंगे। जैसे आपसे कोई दूध बिखर गया, आपको पता है मम्मी मारेंगी, मम्मी आपसे बात करेंगी, तो आप खुद से ही कहोगे अरे कल तो एग्जाम है, कल तो ये होगा, कल तो वो होगा, कि मम्मी को लगे ये बिजी है, अभी इससे बात नहीं करनी। तो ये हर बच्चा करता है, और जिस काम को इस दुनिया में प्रत्येक बच्चा करता है वो सामान्य सी बात होती है। वो कह रहा असामान्य बात होती नहीं, असामान्य नहीं होती, ये सामान्य बात होती है। सामान्य का मतलब पता समझ गए कि मैंने भी वो काम किया है, आपने भी किया है, जितने बच्चे कमेंट में पढ़ रहे हैं सबने ये काम किया है
कि जब आपको किसी से बात नहीं करनी होती थी, आप खुद से ही जोर जोर से बात करते थे बचपन में। तो जिस काम को सब लोग करें वो सामान्य सी बात है, तो ये सामान्य और प्राकृतिक है, नेचुरल सी बात है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलता हूं जी अगले प्रश्न की तरफ, और क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रचनात्मकता का मतलब होता है जहां बच्चा सोच विचार के, सोचकर समझकर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करे, उसको कहते हैं रचनात्मक समाधान। तो ऐसा किस प्रश्न में करेगा? संज्ञा के विभिन्न प्रकार क्या है? अब संज्ञा के मान के चलो 5 प्रकार है, इसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते। तो जहां आप कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते आंसर में, वो रचनात्मक नहीं होता। रचनात्मक वो होता है जहां आप फेरबदल कर सके, किसी चीज में अपने आइडिया दे सके। हां, अगर वो ये कहता कि संज्ञा के विभिन्न प्रकारों में आप अपनी तरफ से क्या जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि संज्ञा के 5 ही भेद होते हैं। इसका मतलब ये रचनात्मक प्रश्न नहीं है। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें आप कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर सकते, तो यहां रचनात्मकता की गुंजाइश नहीं है। रचनात्मकता की गुंजाइश वहां होती है जहां अपनी तरफ से आप अपने विचार प्रकट कर सके, उसको कहते हैं रचनात्मक। आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य में दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे, यानी कि आपको खुद को मौका दे रहा है कि अगर आपको किसी वस्तु पर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। अब आप अपनी भाषा में घुमा घुमा कर चीजों को लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आप यहां पर अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। जहां पर भी क्वेश्चन में बच्चा अपने विचारों को प्रकट कर सके, उसी को कहते हैं रचनात्मक चिंतन या रचनात्मक समाधान की खोज। इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, और यह भी सीटेट फरवरी 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। चलता हूं आगे, और मेरी बात को आगे समझना। यह कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से कौशल का उपयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता है? पूर्वानुमान लगाना, सवाल पूछना, स्पष्टीकरण करना या रटना। मैंने आपको एक बात बताई थी, जहां रटने की बात हो, जहां याद करने की बात हो, जहां कंठस्थीकरण की बात हो, इन शब्दों को लिख लो। जहां कंठस्थीकरण की बात हो, जहां प्रत्यास्मरण की बात हो, जहां वेधन की बात हो, जहां दोहराव की बात हो, इसका मतलब पता क्या होता है? दोहराव। इन सब का मतलब होता है आप एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो हमें एक चीज को बार बार रिपीट नहीं करना, हमें बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना है, हमें बच्चे को समझने वाला बनाना है। कैसा बनाना है? समझने वाला बनाना है। तो जहां भी ये शब्द आ जाएं, उनको तुरंत ही काट देना। तो हमें रटाना ही नहीं है, हमने और कुछ समझा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है? भाई कौन सी चीज है जो आप किसी समस्या का समाधान अगर कर रहे हो तो उसमें बाधा डालेगा? बुद्धियोत्तेजक का मतलब होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है मस्तिष्क उद्वेलन। मस्तिष्क उद्वेलन उसको कहते हैं कि आपसे अगर किसी के बारे में पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि बताओ भाई महात्मा गांधी जी के बारे में जो भी आपकी बुद्धि में बात आ रही हो सब कह दो, ना तो तुमको कोई मारेगा, ना पीटेगा, ना धमकाएगा। जो भी तुम्हारे मन में
सही या गलत कैसे भी विचार आ रहे हैं सबको प्रकट कर दो। आप कहोगे महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे और मैं उनका दिल से सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने महात्मा गांधी जी को कभी कोट पैंट में नहीं देखा। तो यहां आपको ना तो कोई डांटेगा ना पीटेगा, आपको फुल फ्रीडम दी जाएगी कि तुम्हारे मन में जो भी विचार हैं आप प्रकट करिए। तो ये अच्छी चीज होती है, इससे समस्या का समाधान होता है। आपको हमेशा मैंने एक ही बात बताई कि पूरा सीटेट का एग्जाम एक बात पर टिका हुआ है कि हमें बच्चे की सोच को बढ़ाना है, हमें बच्चे के चिंतन को बढ़ाना है। क्योंकि जब बच्चा चिंतन करता है, चिंतन करने का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर समस्या समाधान के गुण आ गए हैं। तो ये बात तो सही है। अवधारणा मानचित्र, अवधारणा मानचित्र का मतलब होता है किसी चीज का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में उतार लेना। जैसे मैं कहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए, जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैंने आपको क्या बताया कि दो तरह के गतिक कौशल होते हैं, एक सूक्ष्म गतिक कौशल होता है, एक स्थूल गतिक कौशल होता है। मैंने आपको बताया जिस काम को आप अंगुलियों के द्वारा करते हो वो सूक्ष्म गतिक कौशल है। अब आपने इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में फिट कर लिया। अब आपसे कोई ये पूछे कि भाई ये बताओ लिखना किसका उदाहरण है, तो आप तुरंत कह दोगे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का, क्योंकि आपने इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लिया है। तो जब आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लेते हो उसको कहते अवधारणा मानचित्रण। तो अवधारणा, अगर कॉन्सेप्ट आप बिठा लोगे, दिमाग में बना लोगे, तो आप समस्या का आसानी से समाधान कर सकते हो। लेकिन अनुक्रिया समुच्चय के द्वारा, रेस्पॉन्स सेट के द्वारा, ये जो रेस्पॉन्स सेट है ये समस्या समाधान में बाधा डालता है। तो जहां भी अनुक्रिया समुच्चय आ जाए उसको तुरंत काट देना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आपके एग्जाम में आया था और ये क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2026 में पूछा गया है। तो आपको जहां भी ऑप्शन में अनुक्रिया समुच्चय दिख जाए उसको तुरंत काट देना, क्योंकि अनुक्रिया समुच्चय जो होता है वो बच्चे के चिंतन को खत्म करता है, बच्चे के सोचने की क्षमता को खत्म करता है, इसीलिए अनुक्रिया समुच्चय बेकार होता है। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ और क्या कहता है, ये रहा अगला क्वेश्चन। महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र असफलता से बचने के लिए कम लक्ष्य तय करते हैं, डर और शर्म से प्रेरित मध्यम लक्ष्य तय करते हैं, यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं, या दूसरे को प्रभावित करने के लिए उच्च लक्ष्य तय करते हैं। अब मेरी बात को समझना, एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है, आना ही आना है। एक क्वेश्चन उतार लो अपने दिमाग में, पूछा ही पूछा जाएगा। देखो, 2 तरह का व्यवहार होता है, एक होता है महारत लक्ष्य उन्मुखी और एक होता है प्रदर्शन लक्ष्य उन्मुखी। मेरी बात को समझना, एक होता है प्रदर्शन लक्ष्य उन्मुखी, परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेड, और इसको कहते हैं मास्टरी गोल ओरिएंटेड। अब मेरी बात को अच्छे से समझना, एक होता है परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेड। तो हमें कभी भी परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि प्रदर्शन का मतलब होता है, ये जो होता है इसका उद्देश्य दिखावा करना होता है कि हम दिखावे के लिए किसी चीज को कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? दिखावे के लिए। अगर हम किसी चीज को कर रहे हैं तो वो कहलाता है प्रदर्शन लक्ष्य उन्मुखी। यानी कि ये जो होता है ये बाह्य अभिप्रेरणा से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? बाह्य अभिप्रेरणा से जुड़ा होता है। जबकि महारत लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार जो है ये आंतरिक अभिप्रेरणा से जुड़ा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप लिख लो, आएगा ही आएगा भैया। लो, मैंने आपको लिख के दे दिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है। तो आपसे कोई कहे
कि आपको कौन सा लक्ष्य व्यवहार करवाना है, तो आप कह दो ना कि हमें महारत हासिल करवानी है, प्रदर्शन के लिए नहीं पढ़ाना। क्यों? प्रदर्शन का मतलब होता है कि बच्चा जो है दिखावे के लिए कार्य कर रहा है, मतलब बच्चा बाह्य भी प्रेरणा से ग्रस्त है, जबकि हमें बच्चे के अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाना है। ठीक है, अब आप देख लो, असफलता से बचने के लिए, यानी कि फेलियर से बचने के लिए अगर मैं कार्य कर रहा हूं तो ये तो बाह्य भी प्रेरणा हुई, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। डर और शर्म की वजह से कर रहा हूं तो ये तो बाह्य भी प्रेरणा हुई, इसलिए ये भी गलत हो गया। दूसरे को प्रभावित करने के लिए ये भी बाह्य भी प्रेरणा हुई, तो ये जो हैं ये प्रदर्शन लक्ष्य के उदाहरण है। तो यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करता है, ये महारत लक्ष्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, और क्या कहता है, सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है, यह आपसे पूछा है। भावनात्मक समर्थन का प्रावधान करना, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदता का माहौल, करने का प्रयोग और करने के अवसर, मानकीकृत पाठ्यक्रम। अब मेरी बात को समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपके कम से कम 2 नंबर पक्के करा के जाएगा। आपको कभी भी बच्चों के बीच में कंपटीशन कराना ही नहीं है, प्रतिस्पर्धा कभी नहीं करानी। जहां भी आपको क्वेश्चन में प्रतिस्पर्धा शब्द दिख जाए उसको तुरंत काट देना। आप कहोगे सर प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करानी, कंपटीशन क्यों नहीं कराना। देखो बेटा, इस दुनिया के अंदर प्रत्येक बच्चा जो होता है वो अलग होता है, चाहे 2 जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, फिर भी 2 बच्चे एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। तो जब इस दुनिया में प्रत्येक बच्चा अलग है तो हमें कभी भी 2 बच्चों की ना तो तुलना करनी है और ना 2 बच्चों के बीच कभी प्रतिस्पर्धा करानी है। तो जहां भी प्रतिस्पर्धा शब्द दिख जाए उस ऑप्शन को तुरंत काट दो। अब हमें एक बात पता लग गई कि प्रतिस्पर्धा दिख गया, ये कट गया। इसका मतलब क्या है कि जहां भी सेकंड ऑप्शन है वो कट जाएगा। अब आप कहोगे सेकंड तो कहीं है ही नहीं। अब आगे, जहां आपको मानकीकृत पाठ्यक्रम, देखो आपको कभी भी बच्चे के लिए मानक निर्धारित नहीं करने हैं। आपको कभी भी बच्चे के लिए मानक या मानकीकृत जहां शब्द दिख जाए आंख बंद करके काट देना है। स्टैंडर्ड कभी सेट नहीं करने हैं। जहां ये शब्द दिख जाए उस ऑप्शन को तुरंत काट देना। हमने मानकीकृत का मतलब जिसमें चौथा ऑप्शन है वो भी कट गया, तो यहां चौथा ऑप्शन है, यहां चौथा ऑप्शन है, यहां चौथा ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। तो 2 नंबर पक्के कर लो, अपने दिमाग में बिल्कुल उतार लो। आपको जहां पर भी प्रतिस्पर्धा शब्द दिख जाए या जहां भी मानक या मानकीकृत शब्द दिख जाए उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। ना तो बच्चे के लिए आपको प्रतिस्पर्धा करानी है, ना मानक निर्धारित करने हैं। इसीलिए क्या बचा, ए और सी इसका करेक्ट आंसर है। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, और क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है। यह कहता है, कथन माध्यमिक विद्यालय के बच्चे को दैनिक जीवन या दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा कीवर्ड बताऊंगा कि आप क्वेश्चन को चुटकियों में कर दोगे। जो पूरा सीटेट का एग्जाम है वो एक बात पर टिका हुआ है, और वो बात है चिंतन करना। चाहे शिक्षक हो चाहे बच्चा हो, जहां भी क्वेश्चन में चिंतन करने की बात हो आप आंख बंद करके टिक कर देना और एक बात कहना कि हमें बच्चा हो चाहे शिक्षक हो सभी को चिंतनशील बनाना है, सभी को थिंकिंग करने वाला बनाना है। सीटेट का एग्जाम एक ही बात कहता है कि बच्चे से हमें चिंतन करवाना है। तो ये कह रहा चिंतन को प्रोत्साहित करना है। आंख बंद करके टिक कर देना, कुछ मत सोचना। आगे कहता है
अगर आप अपनी भावनाओं को समझ रहे हो तो यह भी एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक का मतलब मैंने बताया यह भी आपकी बुद्धि की प्रक्रिया है। अगर कहते हैं ना, अगर आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण है, इसका मतलब आप बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि आप अगर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर रहे हो तो भावनाओं पर नियंत्रण भी कहां से होगा? बुद्धि से होगा। क्यों होगा? क्योंकि विकास के सभी पक्ष जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है। अब बच्चा कहता है कि सर मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूं कि कौन किसकी सही व्याख्या करता है और कौन सही व्याख्या नहीं करता, इसके बारे में कोई ट्रिक बताइए। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जब कथन और कारण दोनों सही हो और आपको यह नहीं पता चल रहा हो कि कौन किसकी सही व्याख्या करता कौन नहीं करता, तो आप ढूंढिए कॉमन वर्ड। देखिए यहां भी भावनाओं के बारे में बात है और यहां भी भावनाओं के बारे में बात है। जब कथन और कारण दोनों सही हो और आपको कॉमन वर्ड यानी कि सेम वर्ड दिख जाए तो आप कहना ये इसकी सही व्याख्या करता है, और सेम वर्ड ना दिखे तो सही व्याख्या नहीं करता। जब कथन कारण दोनों सही हो और आपको दिख जाए सेम वर्ड तो ये इसकी क्या करता है? सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ और क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है? बताओ जी, आप किसी समस्या का समाधान करना चाहते हो तो कौन सी टेक्निक है जो सही नहीं है, यह आपसे पूछा है। पैटर्न और संबंधों को पहचानना, पहले सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं। समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक तर्क शक्ति का प्रयोग करना, प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना, जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना। देखो प्रासंगिक का मतलब है जो चीजें उस समस्या से जुड़ी हुई हैं, जो चीजें समस्या से जुड़ी हुई हैं, अगर आप उन जानकारी को अनदेखा कर दोगे तो फिर समस्या का समाधान कैसे करोगे? आप मुझे ये तो बताओ, अगर किसी समस्या से, प्रासंगिक का मतलब है जो उस समस्या से जुड़ी हुई जानकारी है, अगर आप उन जानकारी को अनदेखा कर दोगे तो समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे। तो हमें प्रासंगिक जानकारी को कभी भी अनदेखा नहीं करना है, और ये यही तो कह रहा कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है, विद्यार्थी कुशलता पूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब, आप एक बात बताओ, एक बच्चा है वो बेहतर तरीके से कब सीखेगा, ये आपसे पूछा है। विषय वस्तु को उन्हें जानकारी के असंगत टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, निपुणता हासिल करने के बजाय असफलता से बचने पर ध्यान दिया जाए, नई अवधारणा पहले से सीखी गई विषय वस्तु से पूरी तरह से अलग हो, या उनकी प्रतिक्रिया और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखो मेरी बात को समझना, अगर विषय वस्तु को उनकी जानकारी के असंगत टुकड़ों में, अगर आप असंगत टुकड़ों में प्रस्तुत करोगे तो बच्चा अच्छे से नहीं सीखेगा। हमें संगत मतलब, असंगत का मतलब है उससे जुड़े हुए ही ना हो, ऐसे टुकड़ों में कभी विभाजित नहीं करना। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी बजाय शब्द दिखे, जब भी बजाय शब्द दिखे तो आप बजाय के बाद वाली लाइन को पढ़ना है, आगे वाली लाइन पढ़नी ही नहीं है। असफलता से बचने पर ध्यान दिया जाता है। जब आप फेल होने से बचने पर ध्यान दोगे, क्या तब आप बेहतर सीखोगे? नहीं। जब बच्चे को किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है तब बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है, इसलिए यह भी गलत है। नई अवधारणा का मतलब है जो नया कॉन्सेप्ट है पहले सीखी गई विषय वस्तु से पूरी तरह से अलग हो। देखो आपको अगर कोई भी चीज बच्चे को सिखानी है, हमेशा पुराना ज्ञान जब भी हो
उसे नए ज्ञान से जोड़ करके पढ़ाना है। यानी कि बच्चे के दिमाग में जो पुरानी जानकारी है उनसे जोड़ करके बच्चे को पढ़ाना है। तो पुरानी जानकारी से नई जानकारी को जोड़कर बच्चे को पढ़ाना है। यह कह रहा पुरानी जो जानकारी है वो नई से पूरी तरह से अलग हो नहीं। अब जब 3 ऑप्शन कट गए तो एक ही ऑप्शन बचा, उनकी प्रतिक्रिया और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि बच्चे के अनुभवों पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। एक नंबर दे रहा हूं प्यारे बच्चों, 7011-373209। इस नंबर पर आपको क्या करना है, सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही आप मैसेज करोगे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे। आप कहोगे इससे क्या होगा, तो ऐसी ही बेहतरीन और शानदार क्लास आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। और जल्द मैं आपको सोमवार से एक ऐसा उपहार देने वाला हूं, बिल्कुल फ्री, एक गारंटी बैच आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, जिसके अंदर मैं एक सब्जेक्ट की 5 क्लास कराऊंगा। जिस बच्चे ने बिल्कुल तैयारी शुरू नहीं की है वो केवल उन 5 क्लास को कर लेना, और 5 क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, सोमवार से इस गारंटी बैच को आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। जिस बच्चे को यह डर लगता है कि मैं सीटेट को पास कर पाऊंगा या नहीं, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। इसके लिए जो बच्चे अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। टाटा बाय बाय, जय हिंद भाई।